रावलपिंडी में जो है वो होगी 4 अप्रैल की, शहीद भुट्टो की बरसी होगी, वो पोस्टपोन की। और दूसरी जो है यहाँ सेवन शरीफ में जो मेला होता है, उर्स होता है, उर्स शरीफ, उसे भी हमने पोस्टपोन कर दिया। और ये सिर्फ इस वजह से कि पंजाब में जो केसेस हैं वो ख़तरनाक तरीके से बढ़ रहे थे, और हम क्योंकि सिंध से बहुत सारे लोग 4 अप्रैल की जो है उस मीटिंग में वो जाते, वहाँ 4 अप्रैल की एनिवर्सरी में जो शहीद भुट्टो की है उसमें वो जा रहे थे, तो वहाँ अगर जाते और फिर पंजाब से भी लोग आते और उनका ऑब्वियसली एक बड़े जब ग्रुप में लोग मिलते हैं तो कोविड की स्प्रेड का इम्कान होता है, और फिर वो वापस आते सिंध में भी इसका फैलाव हो जाता। मैं कुछ फिगर्स आपको बता देती हूँ ताकि अंदाज़ा हो क्यों हमने ये एंड मैं बिलावल भुट्टो साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने उनको जब इत्तला की कि पंजाब में इस तरीके से फैला हुआ है कोविड, तो उन्होंने फ़ौरन जो है अग्री किया कि जो है ये 4 अप्रैल की बरसी का जो है हम जो है उसे बंद कर रोक लेते हैं और पोस्टपोन कर लेते हैं। तो ये हुआ किस्सा। लेकिन इसमें मैं कुछ नंबर्स आपको बता दूं कि जो मुल्क के स्टेटिस्टिक्स हैं और जिस तरीके से फैलाव जा रहा है इन्फेक्टेड केसेस का, आपको पता है कि जो एक हफ्ते के नंबर्स होते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं पूरे पाकिस्तान में। एक हफ्ते के नंबर्स भी आते हैं, डेली नंबर्स भी आते हैं। तो एक हफ्ते के नंबर्स में आपको अगर बता दूं तो हमारे यहाँ ये तो एक दिन का है। एक हफ्ते के नंबर्स जो हैं वो पंजाब में 27,002 और केपी में 9,152 और इस्लामाबाद में 7,995 और सिंध में जो है 3,307 केसेस हैं। और अमवात की तादाद अगर तादाद देखें तो केपी में 142 डेथ्स हुए एक हफ्ते में, और ये मैं नंबर्स जो दे रही हूँ ये 15 मार्च से लेके 29 मार्च तक के नंबर्स दे रही हूँ। और पंजाब में 434 डेथ्स हुई हैं, केपी में 142 डेथ्स हुई हैं और सिंध में 30 डेथ्स हुई हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, केपी में 9,152 केसेस एक हफ्ते में हुए हैं बिटवीन 15 मार्च एंड 29 मार्च, और 142 डेथ्स हुई हैं। पंजाब में 27,002 जो हैं केसेस हुए हैं और इसमें 434 डेथ्स हुई हैं, और सिंध में 3,307 केसेस हुए हैं और 30 डेथ्स हुई हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये पंजाब में जो फैलाव था वो बहुत ज़्यादा था। इस वजह से हमने जो है वहाँ का जो है हमारा जो प्रोग्राम था उसे हमने पोस्टपोन कर दिया 4 अप्रैल का। और सिमिलरली ये जब सेवन शरीफ का हमने मेला जब पोस्टपोन किया, इसमें भी यही आर्ग्यूमेंट थी कि वहाँ से पंजाब से लोग आते हैं, वो इन्फेक्ट होके यहाँ ले आ सकते हैं जो है कोविड, और यहाँ सिंध में भी फैलाव ज़्यादा होगा। हमें सिर्फ सिंध के लोगों को नहीं बचाना, पूरे पाकिस्तान के लोगों को बचाना है। लेकिन पंजाब में अगर स्प्रेड है, जिस भी प्रोविंस में अगर फैलाव है, तो हमें अपने उस प्रोविंस के लोगों के साथ बहुत हमदर्दी है, लेकिन हमें अपने प्रोविंस को भी देखना होगा कि किस तरीके से हम अपने प्रोविंस को बचा सकते हैं कि यहाँ स्प्रेड नहीं हो। इसके लिए हमने अभी जो है जो इक़दाम उठाए हैं उसमें स्क्रीनिंग हो रही है रेलवे स्टेशंस पे, ताकि जो पंजाब से लोग आते हैं या केपी से लोग आते हैं उनकी स्क्रीनिंग हो जाए। जिसको बुखार है तो वो उसे अलग करके उनकी जो है PCR टेस्टिंग की जाएगी। और सिमिलरली हम जो रोड की ट्रैफिक आती है उसमें बसेस जो आती हैं उनको रोक के उनकी भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और वहाँ भी अगर जो है किसी बुखार होता है तो उसकी भी PCR टेस्टिंग हो जाएगी उसी वक्त, और उनकी डिटेल्स ले लेंगे, घर किधर है ये वो, और डिस्ट्रिक्ट्स को बताया जाएगा कि ये आपके पास सस्पेक्टेड केस आ रहा है और आप लोग इनको होम आइसोलेशन में कोशिश करें कि होम आइसोलेट रहें, और उनकी जो PCR टेस्ट होगी तो फिर उन्हें हम बता देंगे कि आपकी PCR पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आई है वो होगी। तो इस तरीके से हम थोड़ा चाह रहे हैं कि हमारा
ہمیں یہ جو ہے حفاظت ہو ہمارے پروونس کی، ہمارے صوبے کی حفاظت ہو اس کووڈ کی. پنجاب میں اسپریڈ کیوں ہوئی؟ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور آزاد جموں کشمیر میں یہ پھیلاؤ کیوں اتنا زیادہ ہو گیا اور سندھ میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک سوال پوچھنے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں اور آزاد جموں کشمیر میں اور خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا کے علاوہ پنجاب اور آزاد جموں کشمیر میں بہت سارے لوگ جو ہیں یو کے میں یا تو مقیم ہیں یا تو وہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں جو اسپریڈ آیا ہے وہ جو ہے یو کے کا جو وائرس ہے وہ آیا ہے اور وہ اس کی جو ہے انفیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے، وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں بہت پھیل گیا آزاد جموں کشمیر میں بھی اور پنجاب میں بھی، اور کیونکہ کے پی بہت قریب ہے اور وہاں بھی ان کی آمد و رفت بٹوین پنجاب اور کے پی کی بہت زیادہ ہے، تو ادھر بھی وہ اسپریڈ ہو گیا. ڈیتھس جو ہیں، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ برٹش اسٹرین جو ہے، برٹش ویریئنٹ جو ہے، اس کی اتنی اموات نہیں ہوتی، لیکن اگر زیادہ لوگوں کو وہ ڈیزیز مہلک ہو جاتی ہے، انہیں لگ جاتی ہے، انفیکشن لگ جاتا ہے، تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کمزور ہیں، جو بزرگ ہیں، جو ہیں جن کی امیونٹی اتنی اچھی نہیں ہے، بہتر طریقے سے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور انہیں پھر وہ بہت پرسنٹیج وائز وہ زیادہ کیسز ہو جاتے ہیں، وہ سب ہسپتال داخل ہو جاتے ہیں اور وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ زیادہ ہوا ہے. کچھ میں ویکسین کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ہم ابھی یہی مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ویکسینیٹ نہیں کر رہے. تو میری التجا ہے سب سے کہ 55 سال کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ویکسین کھول دی گئی ہے. تو پلیز کائنڈلی جو بھی ہیں وہ آپ کے توسط سے میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ جدھر بھی ہیں، چاہے گاؤں میں ہوں، چاہے ڈسٹرکٹس میں، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہوں، کراچی میں ہوں، حیدرآباد میں ہوں، آپ لوگ پلیز اپنی ویکسینیشن کروا دیں. اور اس میں کچھ فگرز آپ کو دینا چاہ رہی ہوں. ہمارے پاس ٹوٹل جو ڈوزز فیڈرل گورنمنٹ سے ملے ہیں وہ 3,62,000 ڈوزز ہمیں ملے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے. اور اس میں جو یوٹیلائز ہوئے ہیں فرسٹ ڈوز سینئر سٹیزن یعنی بزرگ لوگوں کو ملا کے اور ہیلتھ پرسنل کو ملا کے 163,808 ڈوزز لگ چکے ہیں. اور سیکنڈ ڈوز جو لگا ہے 59,586 لگا ہے. اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو ابھی بقایا ڈوزز رہ گئے ہیں 52,111 ڈوزز رہ گئے ہیں. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، میں فگرز پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں. جو ٹوٹل ڈوزز ہمیں ملے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے وہ 3,62,000 ڈوزز ملے ہیں. اور یہ ڈوزز جو تھے 181,000 لوگوں کے لیے تھے. اور اس میں ہم نے جو ابھی فرسٹ ڈوز لگا ہے ٹوٹل ملا کے بزرگوں کو اور جو ہیلتھ ورکرز کو 1,63,808 ڈوزز لگ چکے ہیں. اور سیکنڈ ڈوز جو لگ چکا ہے، جو زیادہ تر ہیلتھ ورکرز ہی کو لگا ہے، ان بزرگوں کا تو سیکنڈ ڈوز ابھی نہیں لگا. سیکنڈ ڈوز جو لگا ہے 59,586 ڈوزز لگ چکے ہیں. ہمارے پاس کل جو ڈوزز بچے ہیں وہ ہیں 52,111 ڈوزز ہمارے پاس ابھی بقایا ہیں، بوتھ فرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈوز ملا کے. تو اس کے 26,000 کے قریب لوگوں کے لیے ابھی ڈوزز بقایا ہیں. ابھی جو آنے والے ہیں ڈوزز اس کے بارے میں بھی بتا دوں آپ کو. 31 مارچ یعنی کل ہمیں 20,000 ڈوزز ملیں گے. یہ اس کھیپ میں سے ہیں جو 80,000 سائنو فارم فیڈرل گورنمنٹ کو ملی ہے، اس میں سے وہ 20,000 سندھ کے لیے بھیج رہے ہیں. اچھا 31 تاریخ کو ان کو جو ہے 31 تاریخ کو فیڈرل گورنمنٹ میں اسلام آباد میں 10 لاکھ ڈوزز پہنچیں گے، جس میں سے 2 لاکھ وہ سندھ کو بھیجیں گے. وہ 2-3 دن میں وہ بھی آ جائیں گے. اچھا کینسینو بھی جو ہے 60,000 ڈوزز پاکستان کو ملے ہیں، اس میں سے 8,000 سے لے کے 10,000 کے قریب ڈوزز سندھ کو کینسینو کے ملیں گے جو سنگل ڈوز ویکسین ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہے
कैंसिनो अभी शायद अवेलेबल है मार्केट में, हमने चाइनीज़ गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और आज फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये इजाज़त दे दी है कि प्रोविंसेस अपनी खुद प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं. हम क्योंकि उन्होंने भी कैंसिनो ख़रीदी है तो हम उनसे रेट पूछ के और उसी के मुताबिक हम जो है कैंसिनो सिंध गवर्नमेंट ने 500 मिलियन रुपए रखे हैं जो वो इस के लिए इस्तेमाल करेंगे कि कैंसिनो वो प्रोक्योर करे सिंध गवर्नमेंट डायरेक्टली. कितने पैसे रखे हैं? 500 मिलियन रुपीस. तो ये हम डायरेक्टली उनसे प्रोक्योर करेंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट से कैंसिनो की वैक्सीन. और ये जो है ये सिंगल डोज वैक्सीन है और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपने आप को वैक्सीनेट करें. और मुझे अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ जो है वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत स्लो है क्योंकि हमारे पास डोजेस ही बहुत कम आ रहे हैं और इस वजह से डोजेस जो हैं जितने डोजेस आ रहे हैं हम कोशिश करें उनसे उन्हें लगा दें अभी, क्योंकि हमें ये मुतवातर जो है कोशिश होती है कि बढ़ाएं. हमारे पास इस वक्त 175 एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं पूरे सिंध में, जिसमें कराची में जो है 29 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, हैदराबाद में 8 के करीब है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में 5-6 जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट में 5-6 जो हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं. ये जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी बढ़ जाएंगे. जैसे हमें ज़्यादा वैक्सीन मिलती है वैसे हम ये वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाते रहेंगे ताकि छोटे छोटे जो हमारी यूनियन काउंसिल लेवल तक ये पहुंच जाएं वैक्सीनेशन सेंटर्स. दूसरा ये है कि आप लोग सबसे मैं आप ही की तवज्जुह से सबको इल्तिजा करती हूँ कि SOPs का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये पंजाब में जो फैला हुआ है UK का स्ट्रेन जो ब्रिटिश वेरिएंट जो इंग्लैंड का वेरिएंट फैला हुआ है वो अगर सिंध में आ जाता है तो यहाँ भी उसी तरह से तबाही मच सकती है जिस तरह पंजाब में हुआ है. पंजाब में बहुत प्रेशर है हॉस्पिटल्स पे, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हफ्ते में अगर 27,000 लोग जो हैं, मैंने क्या नंबर बताया था आपको, हाँ 27,000 लोग जो हैं एक हफ्ते में अगर बीमार पड़ते हैं, अगर उसमें 100 लोग भी जो हैं जिन अस्पताल की ज़रूरत होती है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं अगर 100-200 लोग हर हफ्ते अस्पताल में दाखिल होते हैं तो वेंटिलेटर्स की क्या सूरत हाल होगी. और क्योंकि 500-600 वेंटिलेटर्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट हर प्रोविंस में, उससे ज़्यादा नहीं हैं, और ये सब वेंटिलेटर्स जो हैं कोविड के लिए जो हैं इस्तेमाल हो रहे हों तो दूसरे मरीज़ों का क्या हाल होगा जिन्हें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है. तो मैं समझती हूँ ये निहायत ज़रूरी है कि हम अभी से ये जो है हम होश के नाखून उठाएं और हम जो है अपने आप को, अपने बुज़ुर्गों को और अपने आप को से महफूज रखें. SOPs फॉलो करें, मास्क पहने, हाथ धोएं, मतवातर सैनिटाइज़र्स का अगर हाथ धोने की वो नहीं है फैसिलिटीज़ तो सैनिटाइज़र्स इस्तेमाल करें और डिस्टेंसिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें. और दूसरे जो हैं जहाँ शादी हॉल हैं, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो सकते हैं, उनसे दूर ही रहें तो बेहतर है. अपने घरों में भी पार्टी शार्टी ना करें तो बेहतर है. आप लोगों को पता है कि जो पंजाब में जो फैलाव हुआ वो UK से जो लोग आते हैं फिर वहाँ उनकी दावतें भी होती हैं, फिर वो दावतों में जो है एक दूसरे को इन्फेक्ट भी कर लेते हैं. और वैक्सीन जो है उस वक्त काम आएगी जब हमारे 70-80% लोग जो हैं वो कोविड की वैक्सीन लगा चुके होंगे, और इसी तरीके से इसमें हमारी हिफाजत होगी. क्योंकि वैक्सीन जो है ना सिर्फ आप हो सकता है वैक्सीन के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो जाए, और लेकिन इसमें ये होता है कि वो आपको माइल्ड इन्फेक्शन होगा, नज़ला ज़ुकाम जैसी चीज़ होगी या हल्का सा बुखार होगा, लेकिन आपको अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर वैक्सीन लग चुकी है आपको तो आपको अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जो है आपकी जो अमवात हैं वो कम हो जाएगी, मौत से आप लोग बच जाएंगे. तो ये वजह है कि वैक्सीन ज़रूरी है. और वैक्सीन बुज़ुर्गों को लगनी हमने शुरू करी है, 55 साल के लोगों को लग रही है. अभी 2-3 दिन में 50 साल की उम्र के भी लोगों को शुरू कर देंगे. दूसरा हम
دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لسٹیں آ جائیں جو پیشنٹس ہیں، کینسر کے پیشنٹس ہیں یا جن کی قوت مدافعت بہت کمزور ہے اور بہت ڈیزیزز ہیں ان کو، تو وہ لوگوں کی بھی ہمیں لسٹیں ہم ہاسپٹل سے لے کے انہیں بھی عنقریب ویکسینیشن کا پروگرام ان کے لیے بھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو بتا دوں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسپوتنک جو ہے وی ویکسین جو ہے اسپوتنک وی ویکسین، اس کے لیے ہم نے جو ہے بات کی تھی، لیکن اس کے جو ہے کاسٹ جو تھی بہت ہائی تھی. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر نے جب امپورٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ اس پہ کاسٹ پہ کچھ جو ہے ان کی طے نہیں ہو سکا، اور وہ کاسٹ کی وجہ سے شاید وہ اسپوتنک وی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہو پرائیویٹ سیکٹر میں. ابھی تک ان کی گفتگو ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے مل جائے. لیکن میں جو ہوں، مجھے صرف افسوس یہ ہو رہا ہے کہ امیر لوگ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو آ کے ویکسینیشن کروا رہے ہیں، جو 60 سال 55 سال کے لوگ عمر کے ہیں، لیکن ہمارے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جو ہیں ان پڑھ لوگ ہیں، وہ شاید کترا رہے ہیں. تو میں ان سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ پلیز وہ بھی آئیں. یہ مفت کی ویکسین ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں ہوتا. تھوڑا سا بخار ہو سکتا ہے، تھوڑا سا جسم میں درد ہو ویکسین کے بعد، بٹ لیکن اس سے ویکسین سے کوئی اور مزید نقصان نہیں ہوتا. تو پلیز آ کے وہ بھی اگر ویکسینیشن اپنی کروا دیں، یہ ٹیکے لگوا دیں کووڈ کے، کیونکہ ہمارے ہر جگہ یہ سینٹرز کھولے ہوئے ہیں ہم نے، اور اگر وہ لگا دیتے ہیں تو ان کا بھی بچاؤ ہو سکتا ہے. تو وہ بھی اس مرض سے بچ جائیں گے. اور صرف امیر لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے، سب کے لیے ہے، مفت کی ویکسین ہے. پلیز کائنڈلی سب لگوا لیں. تو یہی میرا پیغام تھا آج. آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال ہے 60 سال سے افراد کتنے 1166 پہ کتنے رجسٹرڈ ہوئے، اور جو ابھی چل رہی ہے ویکسین ابھی کتنی دیر میں لگے گی؟ دوسرا، ابھی جو یو کے اسٹرین آئی ہے اس کے حوالے سے کوئی ہمارے کو ٹیسٹ ہیں، ان کی فیسلٹی ہے ہمارے پاس، اور کیا یہ خدشہ ہے کہ اس میں بھی اسی طرح یہ اسٹرین؟ اچھا دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا تو آپ کو میں نے بتا دیا، جو نمبرز ہم نے لگائے وہ سب رجسٹرڈ لوگ ہیں جن کو ہم نے ویکسینیٹ کیا ہے. جو میں نے آپ کو نمبر بتایا کہ ہمارے ٹوٹل جو ہیں 163,808 ٹوٹل جو ہیں ویکسینیشن کیے، یہ سب رجسٹرڈ لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو بہت سارے اور رجسٹرڈ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو لوگ رجسٹر کراتے ہیں وہ آ کے ویکسینیشن ضرور کرواتے ہیں. ہمارے یہ نہیں مجھے پتا، کیونکہ یہ وہ جو ہے وہ نادرا نے کوئی فگرز ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیے ہیں، نادرا کو بہتر پتا ہوگا. لیکن جو بھی ہمارے پاس ویسے بھی جو رجسٹرڈ نہیں ہے 1166 پہ، اور وہ واک ان کرتا ہے اور اپنا شناختی کارڈ دکھاتا ہے، اور اس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 60 سال کی عمر سے 60 سال کی عمر کا ہے یا 55 سال کی، ابھی تو 55 سال کے ہو گئے تو عمر کا ہے، تو ہم لگا دیتے ہیں ویکسین اس کو. تو 1166 پہ ہم ادھر ہی رجسٹریشن پھر اس کی کروا دیتے ہیں. جو سیکنڈ ڈوز لگ گیا ہے اس کے بعد ای سرٹیفکیشن ملے گی لوگوں کو جنہوں نے سیکنڈ ڈوز لگوا دیا ہے، اور اس کی ہم اپنی طرف سے بھی رجسٹریشن کروا رہے ہیں وتھ جو NCOC کی جو ہے رجسٹریشن کا جو ہے ڈیٹا، اس میں ہم انٹری کر رہے ہیں. یو کے اسٹرین کا میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے شروع میں میں یہ بھی بتا دوں شروع میں جو ہے کراچی میں ہم نے یہ اسٹرین ملا تھا ہمیں، اور اس میں کوئی 7 لوگوں کی جو یو کے سے آئے تھے ان کی ہم نے ٹیسٹنگ کی تھی، اس میں سے 2 یا 3 پازیٹیو ملے یو کے اسٹرین کے. یہ آغا خان میں ہمارے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے. PCR ٹیسٹنگ میں ہی سے ہی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک جو ان کے اسپائک ہے، جو آپ کو پتہ ہے نوکیں ہیں اس پہ وائرس پہ، اور اس نوک سے کی جو جین ہے وہ ڈفرینٹ ہے، جو پروٹین ہے اس میں نوک میں وہ ڈفرینٹ ہے فرام جو نارمل اسٹرین ہے. تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یو کے کا جو ہے ویریئنٹ ہے. تو سندھ میں کیونکہ کمیونٹی میں اسپریڈ نہیں ہوا، ہم نے شروع میں جب کیسز ہو رہے تھے ہم نے فوراً یو کے جو سے آ رہے تھے لوگوں میں ہم نے ٹیسٹنگ بہت تیزی سے کی، اور اس وجہ سے ہمارے پاس وہ یو کے کی اسٹرین جو ہے کمیونٹی میں نہیں اسپریڈ ہوئی. یعنی کہ جو یو کے لوگ تھے ان کو آئسولیٹ کیا گیا تو ان سے وہ پھیلاؤ نہیں ہوا.
अनफॉर्चुनेटली पंजाब में ये हुआ है कि वो यूके का स्ट्रेन अनडिटेक्टेड गया और वो फैलाव हो गया कम्युनिटी में। अभी वो यूके से जो लोग आ रहे हैं वो शायद स्ट्रेन इतना नहीं लेके आ रहे, जो लोकल लोग हैं उनके अंदर जो वेरिएंट आ गया है यूके का वो फैला रहा है इसके। तो एक करके आप बताएं, एक करके। हाँ, खत जो वफ़ाक़ जवाब ॾिनो आहे, ॿियो मुंहिंजो सवाल हुआ त बोर्ड ऑफ गवर्नर जना अस्पताल खे हलाइण जे लाइ उन्हनि नोटिफाई कयो, उहो उन्हनि नोटिफिकेशन कैंसिल कयो आहे या न? ठीक है, मैं आपका भी लेती हूँ, इनसे पहले कर लूँ। पहले तो ये जो है, ये जो 3 अस्पताल हैं, ये हमने उसके लिए लेटर एक लिखा कि हम जो है, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट बड़ी परेशान है कि उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो जाए कि उन्होंने फॉलो अप नहीं किया है। लेकिन मैंने जो लेटर लिखा उसमें मैंने कहा कि आपको जो कोर्ट की जजमेंट है उसे फिर दोबारा पढ़ें, उसमें ये कोई नहीं लिखा हुआ कि आप जो है फेडरल गवर्नमेंट बैठ के प्रोविंसेस के साथ जो है ये तय नहीं कर ले कि प्रोविंसेस चला लें वो अस्पताल, तो वो कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट। दूसरी बात, उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें है कि ये सारी जो रकूम है जो 2011 से जो सिंध गवर्नमेंट ने खर्च किया है अस्पतालों पे, अगर पहले उन्हें वो वापस करना पड़ेगा, उसके बाद वो अस्पताल ले सकते हैं। तो ये हमने डायरेक्टली वो जो केसेस के जो कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस थी वो मैंने उसमें लिखी है लेटर में, और उनसे कहा है कि इस वजह से हम चाह रहे हैं कि आप इसको देखें कि आप इस तरह से नहीं ले सकते अस्पतालें। आप बेहतर ये होगा कि आप हमारे से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU साइन कर लें, अग्रीमेंट साइन कर लें, जिसके तहत आप जो है इन अस्पतालों को हमारे हवाले कर दें। ये प्रॉपर्टी आपकी भली रहे, ये जायदाद आपकी भली रहे, लेकिन हम जो है इन अस्पतालों के लिए पैसे भी रखेंगे अपने बजट में, और इन अस्पतालों को हम चलाएं ताकि ये बेहतर से बेहतर, क्योंकि आप इस्लामाबाद से बैठ के ये अस्पतालें सही तरीके से नहीं चला सकते। जहां बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात है, उन्होंने 2 नाम हमारे से मांगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए, मैंने वो नाम नहीं दिए, क्योंकि मैं समझती हूँ अगर नाम दे देती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अग्री कर रही हूँ कि ये अस्पतालें उनकी मिल्कियत हैं और वो ले लें। तो मैं ये नहीं दे रही, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मैंने नाम नहीं दिए। मैं अभी भी उनसे कह रही हूँ कि आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बजाय इसकी मैनेजमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दें, और ये बेहतर तरीके से चल सकता है। हम पैसे भी रख रहे हैं, हम इसकी मैनेजमेंट क्योंकि हमारे मुल्क हमारे शहर में है तो हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पर वो अभी ये इस पर उन्होंने जवाब मुझे नहीं दिया है। मैंने आज भी फैसल सुल्तान साहब से बात की है, उनके एडवाइज़र से, उनसे कहा है कि प्लीज़ मुझे ये जवाब तो आप दे दें लेटर का, ताकि मुझे भी एक क्लैरिटी आ जाए। तो वो आज 1-2 दिन में मुझे वो जवाब दे देंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? 2 सवाल थे। एक तो बताइएगा कि जो लोग आ रहे हैं पंजाब से ट्रेनों के जरिए या बसेस के जरिए, उनकी कोई मॉनिटरिंग या उस सिलसिले में कोई इक़दाम? मैंने शुरू में ही बताया आपको। और दूसरा मेरा सवाल मैम ये है कि जो जिला घोटकी में, जैकबाबाद में खसरा के केसेस बहुत बढ़ गए, आपने टीम भी भेजी है, तो उस सिलसिले में क्या इक़दाम किए गए? ठीक, एक तो मैं इसका बता दूं कि जो मैंने जैसे पहले भी बताया, स्टेशंस पे हमने टीम्स खड़ी की हैं, जो रेलवे स्टेशंस हैं उस पे वो टेम्परेचर ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं और कि उनकी तबीयत नासाज तो नहीं है। उसके बाद अगर उन्हें बुखार है तो उन्हें अलग करके उनकी PCR टेस्टिंग करके भिजवा रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स को जहां वो जा रहे हैं, जहां के मुकीम हैं या जहां जा रहे हैं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स के DCs को इतला दी जा रही है कि ये पेशेंट हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसे शायद कोविड हो सकता है, और इसे आइसोलेट करें घर पे, और इसकी अगर जब ये इसकी PCR नेगेटिव हो जाएगी फिर उसको अलाउ करें कि वो निकले। दूसरा हम रोड्स के ऊपर जो रोड ट्रैफिक आती है उसमें बसेस से लोग आते हैं, उनको भी इसी तरह से बसेस को रोक के, हमने रेंजर्स से भी बात की है, बसेस को रोक के उनकी भी स्क्रीनिंग करके और उन्हें जो है PCR टेस्टिंग, अगर वो स्क्रीनिंग में हमें शक होता है तो फिर हम उसकी PCR टेस्टिंग कर रहे हैं। जब PPE के 13 आइटम आए थे तो वो भी जो है वो डॉक्टर्स के या पैरामेडिकल
स्टाफ के बजाय और लोगों में बांट दिए गए थे। नहीं, इस बार आप जो है ना वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है फोर्थ फ्रंट पे आता है। अगर उनकी ही डेथ होती है तो वो मीडिया में इतना हाईलाइट होता है और इतना डिमोरलाइज होते हैं लोग कि क्या होता है। नहीं, मैं आपने अभी तक जो है ना वो क्या देखिए है कि कौन से कितने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को जो है ना वो वैक्सीन लगी है और कितने रह गए हैं? देखिए, हमने 189,000 के करीब जो है पैरामेडिक्स को हमने और मेडिकल स्टाफ को जो है फर्टराइट वर्कर है उनको हमने रजिस्टर किया था, जो हमने अपनी तरफ से रजिस्टर करके नंबर्स भेजे थे। उनमें से जो है इतने लोगों ने नहीं लगाए, मैं सारे 189 नहीं लगे, जो टोटल में जो लगे मैंने 163,000 जो बताया उसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं। तो और हेल्थ वर्कर्स 113,752 को लग चुके हैं वैक्सीन, और इसमें सेकेंड डोज जो लगा है 59,586, यानी तकरीबन आधा उनको लगा। तो ये 189 जो था 1000 जो थे लोग, उनमें से कुछ नहीं लगा। मैंने पहले भी टीवी के ज़रिए यही पैगाम दिया था कि प्लीज़ काइंडली आप अपने लिए ना सिर्फ अपने लिए ख़तरा है, आप अपने जो रिश्तेदार हैं उनके लिए भी एक ख़तरा है, हो सकता है, और आप अपने पेशेंट्स को भी ये इन्फेक्शन दे सकते हैं। इस वजह से ज़रूरी है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वैक्सीनेट अपने आप को करें। अच्छा, दूसरी मैं अभी इन्होंने एक और बात की थी, खसरे की बात। हाँ, खसरे की बात कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ से भी ले लेती हूँ। खसरा जो है बिल्कुल वो जो है हमने टीम्स वहाँ भेजी है, वो स्वीपिंग की है उन्होंने, और जो है जैकबाबाद में, और वहाँ के जो वैक्सीनेटर हैं जिनके उसमें आता था ये केसेस जहाँ से नमूदार हुए हैं, उसके खिलाफ शो कॉज नोटिस और उनको एक्सप्लेनेशन दिए और उनसे एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, आप किसके? हाँ, देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि 20 ग्रेड का ऑफिसर बेहतर हो और 19 ग्रेड का ऑफिसर जो है वो निकम्मा हो। मेरा मसला पता क्या होता है, 20 ग्रेड का ऑफिसर जब 20 ग्रेड में पहुंचता है ना, उसे 2-3 महीने या 6 महीने रह जाते हैं काम के लिए, और उसके बाद वो रिटायर होने वाला होता है। उसका मसला ये होता है कि वो अपनी रिटायरमेंट के पीछे पड़ता है, अपने पेंशन और उसकी सारी कार्रवाई करने लगता है, वो जो है काम में ध्यान इतना नहीं देता। तो हम कोशिश करते हैं जहां 20 ग्रेड का है उधर लगा दें, लेकिन मुझे बहुत सारी जगहों पे मसला पैदा होता है जब वो 20 ग्रेड का ऑफिसर काम नहीं करता, क्योंकि उसे वो पता है 3 महीने में जाने वाला है, कौन पूछेगा, बस खत्म, मेरा तो टेन्योर खत्म हो गया, काम करूं नहीं करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या वैक्सीन जो इस्तेमाल हो रही है, जो दूसरी किस्म है, बरतानिया किस्म जो है, उसके लिए क्या वो कारआमद है साइनोबायो या साइनोफार्म को दूसरी किस्म? ये मैं अच्छा सवाल पूछा आपने। देखें, हर वैक्सीन की अफादियत है। वेरिएंट जो है यूके का वेरिएंट जो है, उसके ये एक वेरिएंट है ब्राज़ील का जिसके खिलाफ ये वैक्सीन शायद इतनी करामत ना हो, लेकिन हर वैक्सीन जो है वो जो है जो भी कोविड की वायरस है वो जो फैला हुआ उसमें उसके खिलाफ वो करामत है। क्या सवाल ये पैदा होता है कि कितनी उसकी जो है इफेक्टिवनेस, अफादियत कितनी है। अफादियत ये है कि अगर आपको यूके का स्ट्रेन जो है वो इतना फेटल नहीं है, यूके का स्ट्रेन छोड़ें, जो भी आम कोविड का स्ट्रेन भी है वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है वैक्सीन के बाद भी, लेकिन उसकी जो है जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो किलर सिचुएशन है जहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की ज़रूरत, मर्ज इतना बढ़ जाता है कि उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो नहीं होगा। माइल्ड किस्म का बुखार, माइल्ड किस्म का ज़ुकाम, नज़ला हो सकता है, लेकिन ज़रूरत अस्पताल की नहीं पड़ती। तो इस वजह से वैक्सीन जो भी मिले आप ज़रूर लगवाएं, क्योंकि सबकी अफादियत है। जी मैडम, सेहत खाते तरफां जेको एम्बुलेंस में लाश खणण ते पाबंदी लगाई वई आहे, इन ते सिंध जा माण्हू ॾाढो नाराज़ आहिनि। ऐं कल बि जेको कोट लालू में वाक़ियो पेश आयो आहे, उते बि असां ॾिठो भई कॾहिं गार्डन ते जेके निंगरनि जा लाश पहुचाया विया, इहा जेका तव्हां पाबंदी लगाई आहे, इहा छो लगाई आहे? ॾिसो, मैं उर्दू में बात कर लेती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। देखें, अगर हम एम्बुलेंसेस को लाशें उठाने के लिए देते
تو ہو سکتا ہے اسی وقت کوئی ایمرجنسی ہو جائے اور اس ایمبولینس کی ضرورت پڑ جائے اور وہ جو آدمی ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے جو بہت بیمار ہو جائے اس کو ضرورت پڑ جائے کہ اسے ایک ہسپتال سے دوسری ہسپتال یا گھر سے ہسپتال پہنچانا ہو. تو اگر ہم ایمبولینسز جو ہے میرا پہلا جو ہے فرض ہے کہ بیمار لوگوں کو ہسپتال یا ہسپتال سے ایک دوسری ہسپتال میں منتقل کیا جائے. جن کی اموات ہوتی ہے باڈی جو ہوتی ہے اس کے اوپر پھر اس کے بعد جو ہے ہسپتال یا میڈیکل ڈپارٹمنٹ یا جو ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کا فرض ادھر تک ختم ہو جاتا ہے. ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ جب دیتے ہیں نا ہمارا اس حد تک ہمارا وہ ہوتا ہے فرض ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جو ہے لاش کو انفارچونیٹ ہوتا ہے. مجھے بہت افسوس ہے کہ اس طرح سے لاش کو ٹریول کرنا پڑ رہا ہے لیکن اس میں میں چاہ رہی ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ جو ہے لاش اٹھانے والی گاڑیاں رکھے تاکہ لاش کی جو ہے اگر سنگل کیبن یا جو ایمبولینس نہیں ہے اس طرح کی اگر گاڑیاں رکھے تاکہ لاش جو ہسپتال میں ڈیتھ ہوتی ہے اس کی لاش کو گھر تک پہنچایا جائے یا قبرستان تک. یہ کرنا چاہیے اور یہ گورنمنٹ ضرور کرے گی. بالکل میں چاہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ کرے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر قدغن لگائی گئی ہے سپریم کورٹ کی کہ آپ وہیکلز نہیں لے سکتے, آپ گاڑیاں نہیں لے سکتے. تو ابھی تک ایمبولینس پہ بھی ہمیں بہت تشویش ہے کہ ہم ایمبولینس بڑھانا چاہتے ہیں. ایمبولینس تک پہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں. پولیس کی جو بستر بند گاڑیاں ہیں یا پولیس وینز ہیں ان کے اوپر بھی یہ رکاوٹ ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں خریدی جائیں لیکن اگر جب تک ہمیں سپریم کورٹ اجازت نہیں دیتی ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم کیبنٹ سے پرمیشن لیں. ایمبولینس تک کی تو ہم کر سکتے ہیں کہ ایمبولینس لے لیں کیونکہ وہ اسینشیل سروسز میں ہم شامل کر رہے ہیں. جی جس کے علاقے میں کتا جو ہے وہ کاٹے گا کسی کو تو وہ معطل کر دیں گے. کل رات کو کینٹ کے علاقے میں ہمارے کیمرہ مین کو کتے نے کاٹا ہے. تو یہ کتوں کو ختم کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے کیا یہ لوکل گورنمنٹ والے بیٹھے ہیں. ناصر شاہ آپ اس کا جواب دے دیں. ایڈ کر لیجیے گا اس میں کراچی سے کشمور تک کتے کے کاٹنے کے کتنے رپورٹ ہوئے اور ویکسینیشن بڑے گوٹوں دیہاتوں بستیوں کہیں بھی اویلیبل نہیں یہ غلط ہے. ARV کی ویکسین ہے اویلیبل, ہر ڈسٹرکٹ میں اویلیبل ہے, جو ہے BHUs میں اویلیبل ہے. جو مجھے ابھی صحیح تعداد نہیں پتا کہ کتے کی عنقریب کتنے جو ہے ہوئے ہیں انسیڈنٹ, لیکن یہ میں بتا دوں کہ دیکھیں اگر ہم اگر کتے کو مارتے ہیں تو اینیمل ویلفیئر والے آ جاتے ہیں کہ یہ کیوں آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں کتوں کو مار رہے ہیں. کتوں کو نیوٹر کرنا اور ان کو ویکسین لگانا ریبیز کی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کتا پھر بھی کاٹے گا. تو پرابلم یہی ہے کہ یا تو ہم ان کو یعنی ختم کر دیں, ان کی یوتھنیزیا کر دیں, مار دیں کتوں کو, وہ ممکن ہے اور آئی تھنک لوکل گورنمنٹ کو اس پہ قدم لینا چاہیے اور کر رہی بھی ہے. لوکل گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. انشاءاللہ یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کی بھی تعداد کنٹرول ہو جائے. جی میڈم 9 مہینہ थी विया आहिनि. 9 महीननि में जेको आहे सिहत खाते पारां 36% ताईं जेके तरक़ियाती स्कीमूं आहिनि उहे मुकमल थी वियूं आहिनि. 64% जेको तरक़ियाती स्कीमूं आहिनि उहे मुकमल न थियूं आहिनि. इन जी नाअहली या कंहिंजी सिहत खाते जी ॾिसो अदालती हुकुम इसमें जो है एक दो चीज़ें हैं. ॿुधायां तव्हांखे त एक तो मसला ये है कि जो है डॉलर और रुपी की डिस्पैरिटी जो हुई और डॉलर बढ़ गया उस वजह से रेवेन्यू कंपोनेंट हमारे बहुत असर अंदाज हुए. क्योंकि रेवेन्यू कंपोनेंट में मशीन्स आती हैं और दूसरी अज्जा जो बाहर से डॉलर्स में मंगाई जाती हैं, इस वजह से बहुत सारे जो है हमारे काम रुक गए. अभी भी हम 80 जो हमारे 80 के करीब प्लस आई थिंक 80 प्लस हमारे जो हैं जो थे ADP में स्कीम्स थी वो कंप्लीट होने जा रही हैं. वो 60 की नहीं 80 प्लस की स्कीम्स हैं जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं. वो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हों, लेकिन उसमें यही मसला होता है कि क्योंकि रेवेन्यू का कंपोनेंट हमारे पास पैसे कम थे और कॉस्ट बढ़ गई थी मशीनों की, इस वजह से थोड़ी डिले हुई है इसमें. लेकिन हमने अभी उसका भी हल कर दिया. फाउंडेशन के साथ जो मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक 60 जो एम्बुलेंसेस थी
उसको बढ़ाकर 200 तक तादाद को लेके जाना था, तो वो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंसेस की कमी तो है बहरहाल। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं जैसे बताया सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस वजह से हमारे पर ज़रा पाबंदी है, लेकिन हमने वर्ल्ड बैंक से हम अग्रीमेंट कर रहे हैं और 200 एम्बुलेंसेस वर्ल्ड बैंक के थ्रू पूरे सिंध के लिए हम और मजीद लेंगे। मैडम मेरा आपसे ये सवाल है, मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, सिंध हुकूमत वैक्सीन इंपोर्ट कर सकती थी, जब प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कराया तो सिंध हुकूमत भी नहीं देखें सिंध हुकूमत बार वफाक पर डाल रही है कि वफाक नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। 18वीं तरमीम का रोना सिंध हुकूमत से ज्यादा था, नहीं रोता, फिर क्यों नहीं करता? नहीं गलत बात है। सिंध गवर्नमेंट ने अप्रोच शुरू दिन में किया था, हमने चाइनीज को भी कहा था, चाइनीज काउंसिल जनरल से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये स्टेट टू स्टेट इनकी जो है वो है अग्रीमेंट होती है और स्टेट टू स्टेट प्रोक्योरमेंट होती है, इस वजह से हम चाइनीज से खरीद नहीं सके। फिर उसके बाद जो है मैं रशियन गवर्नमेंट से भी रशियन एम्बेसडर से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो प्राइस कोट की वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, उसमें मेरे पास जो पैसे थे उसमें बहुत कम तादाद में मिलती वैक्सीन, तो मैंने कहा मैं कुछ दिन रुक जाती हूँ, हो सकता है चाइनीज़ वैक्सीन जो सस्ती है बिलमुकाबल रशियन के वो हमें मिल जाए। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ गया इशारा कि आप खरीद सकते हैं, और जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है हाँ हमारे पास कैंसिनो अवेलेबल है, आप लोग कैंसिनो हमारे से खरीद सकते हैं। पहले वो कह रहे थे हमारे पास जो है कुछ तादाद में साइनोफार्म अवेलेबल है, वो भी गवर्नमेंट ने रोकी हुई है देने के लिए गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, क्योंकि वो डोनेशन है, वो खरीद वाली नहीं है, खरीद नहीं सकते आप, क्योंकि खरीदने के लिए साइनोफार्म अवेलेबल नहीं थी। कैंसिनो जो है वो रजिस्टर उस वक्त नहीं हुई थी, कैंसिनो जैसे ड्रैप ने रजिस्टर की है वो भी उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन लाइन हो गई है, और अभी वो प्रोडक्शन में हैं क्योंकि उनकी 7-8 लेबॉर्ट्रीज, और ये चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं बना रही है, प्राइवेट लेबॉर्ट्री प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है। अभी हमें इजाज़त फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि आप खरीद सकते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट कह रही है हाँ हमारे पास अवेलेबल है, अब अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदें। ये कोई बात नहीं हुई कि हम नहीं लेना चाह रहे थे, हम लेना चाह रहे थे, लेकिन मसला ये था क्योंकि ड्रैप को प्राइसिंग करनी है, ड्रैप को बताना है किस प्राइस में हमें लेना है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो अफोर्ड कर सकता है कि वो जो है स्पुतनिक वी जो है वो महंगे दामों ले और महंगे दामों पे बेचे, वो तो अपना प्रॉफिट करेंगे ना, हमें तो मुफ्त में लगानी है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाना चाहते हैं, तो हम वो देखेंगे कि हमें कौन सी वैक्सीन इतनी मिल जाती है कि हम ज़्यादा डोजेस ले सकें कम दामों में और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा कर सकें। नहीं देखें, उनको पहला डोज लगा था, पहले डोज के बाद आप इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक।